मेरे माता पिता के देहांत को 10 साल हो चुके हैं। मैं अपनी दीदी और भाई के साथ रहती हूँ। मेरी दीदी की भी शादी हो चुकी है। दीदी के पति का नाम अंकित था, वह भी हमारे साथ ही रहते हैं। आज फिर सुबह सुबह कचरे वाला आया और दरवाज़ा जल्दी जल्दी बजाने लगा। दीदी किचन में बिजी थी, इसीलिए मैंने ही जाकर दरवाज़ा खोला। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस कूड़े वाले को इतनी भी क्या जल्दी है कि यह बेल बजाए जा रहा है। लेकिन मैंने गुस्से के बजाय प्यार से उससे पूछा, क्या बात है कचरे वाले, क्या आपकी ट्रेन छूटी जा रही है जो आप इतनी जल्दी में हो? मैंने कचरे वाले की जल्दबाजी देख ली थी तो वह कहने लगा, मैडम ऐसा ही समझ लो। वह एकदम कचरे के डिब्बों की तरफ बढ़ा और उन डिब्बों में हाथ डालकर कुछ देखने लगा। फिर वही कूड़े का डिब्बा जो रात को दीदी के हाथ में था। वह कचरे वाला उस डिब्बे की तरफ देखकर खुश हो गया और एकदम से वह डिब्बा उठाकर बाहर चला गया। मैं वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही थी ताकि वो कचरा खाली कर दे तो मैं डस्टबिन अंदर स्ख दूं और दरवाज़ा बंद कर दूं। मगर मेरी हैरत की इंतहा ही नहीं रही जब कचरे वाले ने एक कचरे का डब्बा कचरे की थैली में डालने के बजाय अलग से एक थैले में डाल दिया। और उस दौरान वह कचरे वाला बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई खजाना उस कचरे वाले के हाथ लग गया हो। ये सब देखकर मुझे थोड़ी हैरत हुई। खैर, मैं खाली कचरे का डब्बा उठाकर अंदर आ गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अभी कचरे वाले के बारे में ही सोच रही थी कि आज जीजू को घर पर आना था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जीजू के आने का सुनकर दीदी का मूड क्यों खराब हो जाता था। दीदी आज भी 2 दिन के मेले कपड़े पहने हुए, बाल बिखेरे हुए, उलझी उलझी परेशान नजर आ रही थी। मुझे अपनी दीदी के इस बर्ताव पर बहुत हैरत हो रही थी। दीदी अपनी ऐसी हालत तब बनाती थी जब जीजू के आने का पता चलता था या जीजू घर आ जाते थे। इस बात को लेकर दिल ही दिल में मुझे अपनी दीदी से बहुत सारी शिकायतें होने लगी थीं। लेकिन मैं चुप रही। जीजू के आने पर मेरी दीदी को तो खुश होना चाहिए था, मगर दीदी तो सड़ी सी सूरत बनाकर पूरे घर में घूम रही थी। दीदी ना जीजू के साथ बैठती थी और ना ही उनसे ज्यादा बात करती थी। जब जीजू किसी बात के लिए दीदी को आवाज देते या उनसे कुछ पूछते थे तो दीदी जीजू को जवाब तक देना गवारा नहीं करती थी। वह जीजू से बहुत ज्यादा कटी कटी और नाराज रहती थी। यह सब कुछ देखकर मैं बहुत परेशान होने लगी थी। पहले मेरे पास यह सब कुछ नोटिस करने का समय नहीं था। मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल में रहती थी। मैं दूसरे शहर में पढ़ती थी, इसीलिए हॉस्टल में रहना पड़ता था। मगर जैसे ही मेरी छुट्टियां होती मैं वापस अपने दीदी और जूजू के पास आ जाती थी। अब जब छुट्टियों पर मैं घर वापस आई हुई थी और अब मैं अपने पेपर देकर बिल्कुल फ्री थी तो हर चीज नोट कर रही थी, क्योंकि अब मेरे पास कोई काम नहीं था, फुर्सत ही फुर्सत थी। मगर यहां आकर दीदी के बर्ताव ने मुझे बहुत ही हैरान किया था। दीदी जीजू के घर आते ही अजीब अजीब हरकतें करती। ऐसा लगता था जैसे दीदी अब भी खुद को जवान समझती हैं। जीजू के घर आते ही उनके रंग ढंग एकदम से बदल जाते थे। मुझे तो यहाँ सब कुछ बहुत अजीब अजीब लग रहा था। जबकि जीजू पूरे 15 दिन बाद घर आते तो दीदी को तभी रात में ही कमरे की सफाई याद आ जाती और वह कचरे वाली बास्केट अपने साथ कमरे में ले जाती थी। हैरत और चौंका देने वाली बात यह थी कि दीदी को रात के समय ही सफाई की याद आती थी, वह भी तब जब जीजू घर पर ही होते थे। और आज जब दीदी सफाई करके वापस वह बास्केट रखकर अंदर चली गई तो इस कचरे की बास्केट को देखकर मुझे सुबह वाला किस्सा याद आ गया। कैसे वो कचरे वाला इतनी जल्दी में लग रहा था और आते ही कचरे की इसी बास्केट की तरफ बढ़ा था और मुझे उसका इस वाले डिब्बे को अलग से खाली करना याद आ गया। अगले दिन फिर से जब मैं कचरे वाले को कचरा देने गई तो आज फिर वैसा ही हुआ जैसे कल हुआ था। आज भी वह कचरे वाला बहुत जल्दी में लग रहा था। वह अंदर आकर खुद ही कचरे के डिब्बे उठाता था, इसीलिए मैं देख नहीं सकी कि इस डिब्बे में ऐसा क्या था जो वो इतना खुश होता था। इतना तो मैं समझ गई थी कि दीदी जब जब कमरे की सफाई करती हैं तो यही रेड वाला कचरे का डिब्बा अपने कमरे में लेकर जाती है और सुबह कचरे वाला आकर इसी डिब्बे को उठा लेता है। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस डिब्बे में ऐसा क्या था जो कचरे वाला इतना खुश हो जाता था। अब मैंने सोच लिया था कि कल कचरे वाले को कचरा देने से पहले मैं जरूर देखूंगी इस डिब्बे में आखिर ऐसा क्या है। लेकिन अगले दिन ऐसा करने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि आज जीजू को वापस जाना था। जीजू वापस चले गए। जीजू के जाते ही दीदी फिर से अपनी नॉर्मल रूटीन पर वापस आ गई। अब वह बहुत ज्यादा रिलैक्स लग रही थी। नहा धोकर साफ सुथरी और निखरी निखरी लग रही थी। वह मेले कपड़े भी उन्होंने बदल दिए थे। यह देखकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ
जो काम उन्हें जीजू के आने पर करना चाहिए था, वह काम उन्होंने चीजों के जाने के बाद किया था। लेकिन मैंने दीदी से इस बारे में कोई सवाल नहीं किया और मैं खामोश रही। आज कचरे वाला आया और आते ही मुझसे पूछने लगा, मैडम आपके जीजू चले गए क्या? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपना सर हाँ में हिला दिया। मुझे यह कचरे वाला भी बहुत अजीब और सरफिरा लग रहा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि आज के समय में लोगों का कोई भरोसा नहीं है। कहीं जीजू की वापसी का सुनकर यह कचरे वाला चोरी के इरादे से हमारे घर में न घुस जाए, या किसी और बुरे इरादे से। यह सोचकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जब तक जीजू घर पर नहीं थे, यह कचरे वाला भी देर से आता और बिना किसी खुशी के बहुत ही आराम आराम से कचरा उठाकर लेकर जाता था। मुझे इन सब का बर्ताव बहुत हैरान कर रहा था। कभी कभी दीदी ऐसी कोई बात कर जाती, मुझे हैरत होती कि दीदी ये क्या बोल रही है। अगर दोबारा मैं उनसे पूछती तो दीदी बात को टाल देती। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद उनकी तबीयत खराब है। 15 दिन पूरे हो गए तो जीजू फिर से घर वापस आ गए। मैं जीजू के आने से बहुत खुश थी, मगर दीदी आज सुबह से ही परेशान और उदास उदास लग रही थी। जीजू के आने से दीदी को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती थी, और यह बात देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं यही सोचती रहती थी कि दीदी का बर्ताव ऐसा क्यों होता है। वह हमारे जीजू थे, सारा सारा दिन घर से बाहर जाकर हमारे लिए मेहनत करते हैं। शहर से दूर अकेले रहकर भी उन्हें हमारी ही फिक्र रहती थी। हमें थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती तो वह भागे भागे हमारे लिए आते थे। मुझे अपनी जीजू से बहुत मोहब्बत थी। घर में सिर्फ दीदी, मैं और मेरा छोटा भाई रहते थे। जीजू दूसरे शहर में रहते थे। शुरू से तो दीदी ऐसी नहीं थी, मगर अब न जाने दीदी को क्या हो गया था। फिर मैंने सोचा, हो सकता है दीदी और जीजू के बीच में कोई नाराजगी चल रही हो और दीदी जीजू से नाराज हो। आज भी मैंने दीदी को अपने कमरे में सफाई के इरादे से कचरे की बास्केट ले जाते देखा तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगे। सुबह जब कचरे वाला कचरा लेने आया और मैं कचरे वाले को कचरा देने के लिए गई, तो मैं यह देखकर बेहोश होते होते बची। मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया था। मैंने दीवार के सहारे से खुद को गिरने से बचाया। मैं ये सब कुछ क्या देख रही थी? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्या यह सब कुछ दीदी ने इस कचरे के डिब्बे में डाला है? अगर यह सब कुछ सच था तो यह बहुत ही अजीब सच था। दीदी की दिमागी हालत तो ठीक थी, कोई भी इंसान अपने होशो हवास में ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर मेरी दीदी ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी कचरे वाला आगे आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन मैंने कचरे के डिब्बे से वह चीजें निकाल लीं। वह कचरे वाला खुशी खुशी आगे बढ़ रहा था। मुझे उसकी खुशी फुटी आंख नहीं भा रही थी। अब तक पता नहीं वह कितना कुछ बटोर चुका था, और अब फिर से दांत निकलता हुआ आ रहा था, क्योंकि वह जीजू की कार बाहर खड़ी देख चुका था। जब मैंने उसे कचरे के डिब्बे दिए, उसने उनमें कुछ तलाशना शुरू कर दिया। जब उसे कुछ नहीं मिला तो उदास होकर चला गया। मेरे तन बदन में आग लगी हुई थी। मैंने खुद से ही बात करना शुरू कर दिया और कहने लगी कि मैं जीजू और भाई से कहकर इस कचरे वाले को सबक सिखाती हूं। फिर मैं गुस्से से अंदर आ गई। अब मैं दीदी के पास जा रही थी। मुझे दीदी से अपने बहुत सारे सवालों के जवाब लेने थे, लेकिन अंदर जाकर मेरा सामना जीजू से हो गया। उन्होंने मुझे अपने साथ बैठा लिया। क्या बात है छोटी, बहुत परेशान लग रही हो, कोई मसला है? इनके पूछने की देर थी। मैंने गुस्से में बोलना शुरू कर दिया और कहने लगी कि मैं जीजू और भाई से कहकर इस कचरे वाले को सबक सिखाती हूं। फिर मैं गुस्से से अंदर आ गई। अब मैं दीदी के पास जा रही थी। मुझे दीदी से अपने बहुत सारे सवालों के जवाब लेने थे, लेकिन अंदर जाकर मेरा सामना जीजू से हो गया। उन्होंने मुझे अपने साथ बैठा लिया। क्या बात है छोटी, बहुत परेशान लग रही हो, कोई मसला है? इनके पूछने की देर थी। मैंने गुस्से में बोलना शुरू कर दिया। जीजू, मुझे दीदी से शिकायत है। वैसे तो बहुत खुश रहती है, पर जैसे ही आप आ जाते हैं उनका मूड खराब हो जाता है, चिड़चिड़ी हो जाती है, खोई खोई रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे दीदी आपके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। मुझे बहुत दुख होता है। आपने भी तो यह सब कुछ फील किया होगा। मैं एक ही सांस में सब कुछ बोल पड़ी। जीजू ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और बाहर चलने को कहा। हमारे घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन था। जीजू मुझे वहां लेकर चले गए। छोटी, मैं तुम्हें इसीलिए यहां बाहर लेकर आया हूं ताकि हमारी कोई भी बात तुम्हारी दीदी ना सुन सके। अपनी दीदी के लिए तुम अपने दिल में कोई भी गलतफहमी पैदा मत करो। मगर जीजू, ये गलतफहमी नहीं है, बल्कि यह सच है। मैंने अपनी आंखों से यह सब कुछ देखा है। आप इन सब से अनजान हैं दीदी। शायद आपसे छुपकर ऐसा करती है,
मगर मैं बहुत परेशान हूँ। दीदी ने अपनी सारी जिंदगी संभल संभल कर गुजारी है, हर चीज का हिसाब किताब रखा है, छोटी छोटी चीजों पर भी खास तवज्जो दी है। अब वह अपनी उम्र के इस हिस्से में आकर ऐसी अजीब अजीब हरकतें क्यों करने लगी हैं? जीजू ने कहा, तुम्हारी दीदी अपने बस में नहीं है। कुछ समय से वह जहनी तनाव का शिकार है। जीजू की बात पर मैं गुस्सा हो गई और मैं उनसे कहने लगी कि जीजू, आप दीदी की साइड मत ले। आप इतने कमजोर कब से हो गए हैं कि गलत बात पर उनकी तरफदारी कर रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात है जो आप इतने मजबूर हो गए हैं और दीदी की गलती पर पर्दा डाल रहे हैं? छोटी, मैं कोई गलती पर पर्दा नहीं डाल रहा और ना ही मैं उसकी साइड ले रहा हूं। तुम एक बार ध्यान से मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। मगर जीजू, आप यह सब कुछ देखें। आज सुबह जब मैं कचरे वाले को कचरा देने लगी तो मैंने कचरे की बास्केट में यह सब दे देखा। मैं हैरान रह गई। रात को दीदी अपने कमरे की सफाई के बहाने से कचरे का ये वाला बास्केट अंदर ले जाती है और इस बास्केट में ऐसी चीजें डाल देती और पता नहीं कब से ये सब कुछ कर रही है। कचरे वाले की तो ऐश हो रही है। मेरी दीदी इतनी लापरवाह तो कभी भी नहीं थी। अब उन्हें ऐसा क्या हो गया? कचरे की बास्केट में तो दीदी अपने पैसे, आपके लाए हुए महंगे महंगे गिफ्ट डाल देती है। आपकी और दीदी की शादी की फोटो 2 टुकड़े में फटी हुई कचरे के डिब्बे में पड़ी हुई थी। कल ही तो यह महंगा वाला सेट आप दीदी के लिए लाए थे। क्या हो गया है दीदी को? आखिर दीदी ऐसा क्यों कर रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। अगर आप कुछ जानते हैं तो प्लीज मुझे बताएं, मेरी परेशानी दूर करें। कैसे कोई औरत इतने महंगे और इतने कीमती गिफ्ट और पैसे कचरे की बास्केट में डाल सकती है? जीजू ने कहा, छोटी, आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। तुम्हारी दीदी इस समय एक दिमागी बीमारी से गुजर रही है। तुमने डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का नाम तो सुना होगा और पढ़ा भी होगा, क्योंकि तुम साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो। तुम्हारी दीदी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है, जिसमें इंसान खुद को अलग अलग रूप में ढाल लेता है। वह एक ही समय में अपने कई रूप जीता है। इस बीमारी में मरीज खुद को अलग अलग रूप देकर अलग अलग इंसान समझने लगता है। कुछ मरीज तो बहुत सारे पर्सनालिटी का शिकार होते हैं, मगर तुम्हारी दीदी वैसे तो सारा टाइम अपनी ही रूप में रहती है और जीती है, मगर जैसे ही मैं आता हूं वो खुद को एक अलग इंसान समझने लगती है। इस फेस में वह खुद को जवान समझती है और मुझसे नफरत करती है। मुझे पसंद नहीं करती है। वह हर तरीके से मुझसे नफरत का इजहार करती है। मेरी नफरत उसके दिमाग में इस कदर हावी हो जाती है कि मेरे दिए गए पैसे, मेरे लाए गए गिफ्ट तक फेंक देती है। उन्हें इस्तेमाल भी नहीं करती है। जब तक मैं घर में रहता हूँ, पूरा हफ्ता तुम्हारी दीदी किसी और रूप में रहती है। जैसे ही मैं चला जाता हूँ तो फिर से वो अपने रूप में वापस आ जाती है। इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि वह तो बीमार है। उस बेचारी को तो खुद नहीं पता कि वह अपने साथ क्या कर रही है। कहने को तो तुम्हें यह सारी बातें कहानी जैसी लगेगी और यह सिर्फ किताबी बातें लगेंगी, मगर सच यही है। मैं तुम्हारी दीदी को इसीलिए कुछ नहीं बोलता। यही वजह है कि मैं उसकी बेरुखी नफरत बर्दाश्त कर जाता हूं। तुम्हारी दीदी ने सारी जिंदगी हमारे लिए इतना कुछ किया, हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते। जीजू की बातें सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सच में जो मैं अब तक पढ़ती आ रही थी, ऐसा सच में भी होता है, बल्कि कहीं और नहीं। इसकी जीती जागती मिसाल मेरी आंखों के सामने है, वह भी मेरी जान से प्यारी बहन के रूप में। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई। अब तक मैं शौक में वहीं जमी बैठी थी। मुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा था। लेकिन जीजू, ऐसे कैसे हो सकता है? दीदी तो बिल्कुल ठीक थी, और अब अचानक ऐसा कैसे हो गया? और आपने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया, मुझसे सब कुछ छुपा कर रखा। दीदी कब से इस बीमारी से गुजर रही है? मैं इतनी बेखबर और अनजान रही कि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मेरे घर में क्या हो रहा है। आपने मुझे भी नहीं बताया। मुझे बहुत मायूसी हुई है और बहुत दुख हुआ है। मैं अब तक अपनी दीदी को गलत समझ रही थी, दिल ही दिल में उनसे इतनी शिकायतें लिए बैठी थी। बल्कि अब तो मैं उनसे झगड़ा करने जा रही थी, मगर भला हो आपका कि आपने मुझे रोक लिया और मैं दीदी के पास नहीं जा सकी। छोटी, तुम दूर थी और अपनी पढ़ाई में बिजी थी। मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, ताकि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर ही रहे। तुम्हारे भाई को सब मालूम था, वह सब जानता है, क्योंकि वो और तुम्हारी दीदी घर में अकेले रहते हैं। इसीलिए शुभम को मैंने सब बता दिया था, क्योंकि अगर मेरे पीठ पीछे यहां पर कुछ हो जाता तो शुभम मुझे फोन करके सब कुछ बता देता और मैं फौरन ही वापस आ जाता। लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी दीदी की तबीयत वैसे तो बिल्कुल ठीक रहती है।
मगर मुझे देखकर वह अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में वापस आ जाती है। जीजू ने ठंडी आह भरी जीजू की बातें सुनकर मेरे दिमाग में बहुत से सवाल आने लगे। मगर जीजू, जहां तक मैंने पढ़ा है तो ऐसे मरीजों का कोई ना कोई कनेक्शन पास्ट से जुड़ा होता है। उनके बचपन में या फिर जवानी में कोई ऐसा हादसा हुआ होता है जिसकी वजह से वह आगे उम्र के किसी न किसी हिस्से में वो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और दीदी कि आपसे नफरत और रूखापन इस बात की निशानी है कि आपके और दीदी के बीच में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर हुई होगी जिसकी वजह से दीदी जब भी आपको देखती है उन्हें अपना पास्ट याद आ जाता है और वह खुद को कई साल पीछे ले जाती हैं, जब वह जवान थी और आप दोनों की नई नई शादी हुई थी। क्या शादी के बाद शुरू के दिनों में दीदी आपसे खुश नहीं रहती थी? क्या कभी ऐसी कोई बात हुई थी आपके और दीदी के बीच में जिसकी वजह से दीदी का बर्ताव आपके साथ इतना सख्त हो गया? मैं अपने जीजू से काफी फ्री थी, इसीलिए बेझिझक उनसे हर बात शेयर कर जाती थी और जीजू भी मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानते थे। हम जीजा साली की बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम दोस्तों की तरह हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे, इसीलिए मैं बेझिझक जीजू से हर बात पूछ रही थी। मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा था मेरे जीजू जैसे इंसान भी कभी किसी को कोई तकलीफ दे सकते हैं या उन्होंने मेरी दीदी को कोई तकलीफ दी होगी। मगर आज मैं अपने दिल और दिमाग में आए हुए सारे सवालों के जवाब जीजू से लेना चाहती थी। हाँ बेटा, ऐसा ही समझ लो। सच में हर कहानी के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई किस्सा जरूर होता है जो इंसान के अतीत से जुड़ा होता है। इंसान उम्र के किसी भी हिस्से में जहनी दबाव, डिप्रेशन, इस तरह की किसी भी मेंटालिटी बीमारी का शिकार होते हैं तो इसकी खास वजह अतीत में किए गए गलत बर्ताव, जुल्म या ज्यादती या किसी गलत बातों का ही नतीजा होता है। तुम्हारी दीदी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है जिसकी वजह से आज वो इस हाल में है। तुम्हारी दीदी बहुत अच्छी और शरीफ लड़की थी। वह मेरी माँ की दोस्त की बेटी भी थी, मगर उसके माता पिता देश से बाहर USA में रहते थे। उनके माता पिता की गिनती भी ऐसे ही हिंदुस्तानियों में होती थी जो सारी उम्र तो देश से बाहर रहते हैं, मगर जब बेटियों की शादी का समय आता है तो हिंदुस्तान आकर उनकी शादी अपने देश में ही करवा कर जाते हैं। तुम्हारी दीदी भी अपने माता पिता के साथ USA में ही रहती थी। वहां सारा बचपन गुजारा, पली बढ़ी, वहां से पढ़ाई कंप्लीट की और जब शादी के लिए हिंदुस्तान आई तो उनके माता पिता अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। तब फौरन मेरी माँ ने उनसे ज्योति का हाथ मांग लिया। ज्योति के माता पिता फौरन इस रिश्ते के लिए राजी हो गए क्योंकि मेरी माँ और ज्योति की माँ आपस में दोस्त थीं। ज्योति के माता पिता की छुट्टियां भी कम रह गई थीं और जब माँ ने अंकल के आगे अपने हाथ फैलाए और ज्योति का रिश्ता मांगा तो अंकल भी खुश हो गए और उसी समय हाँ कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी माँ से बढ़कर उनको किस पर भरोसा हो सकता है। मुझे विश्वास है मेरी बेटी अपनी माँ की दोस्त के घर में बहुत खुश रहेगी और मैं भी बेफिक्र होकर USA वापस चला जाऊंगा। मगर जब इधर हमारी शादी हुई और उधर अंकल अपनी फैमिली के साथ वापस USA चले गए, तुम और शुभम उस समय बहुत छोटे थे। ज्योति बहुत अच्छी लड़की थी, मैं बहुत खुश था इस शादी से। USA में रहकर भी उसके अंदर कोई बदलाव या कोई नखरा नहीं था, बिल्कुल सादी घरेलू लड़की थी। ज्योति को देखकर मैं सोचता था कि ऐसी लड़कियां तो हमारे देश में भी नहीं मिलती, मगर देश से बाहर रहने वाले हिंदुस्तानी अपने बच्चों की परवरिश पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि कहीं उनके बच्चे अंग्रेजों के रंग में ना रंग जाएं। यही वजह थी कि ज्योति भी एक बहुत शरीफ और सुलझी हुई लड़की थी। मैं ज्योति के साथ बहुत खुश था। हमारी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मेरी माँ ने धीरे धीरे सास होने का हक अदा करना शुरू कर था। वह हर काम में ज्योति को रोक टोक लगाती थी, उसके हर काम में ऐब निकालती थी। जब भी वह खाना बनाती तो मेरी माँ उसके हाथ का खाना नहीं खाती थी, बल्कि उसे डांटती थी कि उसने खाना अच्छा नहीं बनाया, कि जबकि खाना बहुत अच्छा होता था। मगर ज्योति चुप रहती, कभी भी मेरी माँ को उल्टा जवाब नहीं देती थी। जब माँ ने देखा कि ज्योति कोई जवाब नहीं देती है तो इस बात पर माँ ज्योति को और ज्यादा डांटती और कहती कि तुम्हें मेरी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मेरी बात का कोई जवाब नहीं देती है, खुद को पता नहीं क्या समझती है यूं, ऐसे में पता नहीं कैसे रही होगी। किस किस के साथ चक्कर था जो तेरे माता पिता जल्दी जल्दी में शादी कर कर यहां से चले गए। ऐसी बातें सुनकर भी ज्योति खामोश रहती थी, बस आंखों में शिकायतें और बेबसी लिए मुझे देखती रहती थी। मैं बहुत डरपोक किस्म का इंसान था। मैं अपनी माँ से बहुत डरता था, उनके आगे छू भी नहीं करता था, चाहे वह सही बात कह रही हो या फिर गलत। मैं अपनी माँ के सामने गूंगा और बहरा बना बैठा रहता, अपनी पत्नी की तरफ से बोल भी नहीं पाता था।
कमरे में आकर मैं ज्योति से माफी मांगता और अपने डर को माँ की इज्जत का नाम देकर उस पर पर्दा डालता था। ज्योति शुरू शुरू में मुझसे बहुत नाराज होती थी। कमरे के अंदर घुट घुट कर रोती रहती थी और बोलती थी, मुझे आंटी की किसी बात से इतनी तकलीफ नहीं होती जितना इस बात से होती है कि वह मेरे चरित्र पर इल्जाम लगाती है। मैं उसे समझाता था कि छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लो। तब वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हजारों शिकवे गिले अपनी आंखों में लिए मुझसे पूछती, जीतू, ये छोटी बात है, आपके लिए ये छोटी बात होगी, मगर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं देती तो वह मेरे चरित्र पर उंगली उठाए, मगर मैं बेबस हूं। आपकी वजह से चुप हूं, मगर आपको भी अपनी मां को समझाना चाहिए। उस समय मैं ज्योति की बात समझने के बजाय उल्टा उस पर गुस्सा हो गया। मैंने उससे कहा, ठीक है, फिर मुझे डिवोर्स देकर वापस चली जाओ अपने माता पिता के पास। जीतू मैं उनके घर चली जाती। मैं ऐसा जरूर करती, मगर इसलिए चुप हूं कि मेरा ऐसा करने से मेरे माता पिता की परवरिश पर उंगली उठेगी। लोग कहेंगे देश से बाहर रहती थी, लड़की के चाल चलन अच्छे नहीं थे, आजादी की जिंदगी गुजारती थी, शादी के नाम पर इस घर में नहीं रह पाई, अपनी सास और पति से नहीं बना पाई, इसीलिए तलाक देकर चली गई। देश से बाहर रहने वाली लड़कियां शादी नहीं निभा पाती और मैं लोगों को ऐसा मौका नहीं देना चाहती कि कोई मेरे बारे में ऐसी बातें करें या कोई मेरे माता पिता की परवरिश पर उंगली उठाएं। सिर्फ इसीलिए यह जहर का घूंट पी रही हूं। मेरी माँ का बर्ताव दिन ब दिन और ज्यादा खराब होता जा रहा था। अब मैं भी माँ के इस बर्ताव से बहुत ज्यादा तंग आ गया था। ज्योति कभी भी कुछ नहीं बोलती थी, ना वह कभी झगड़े की शुरुआत करती थी, ना उसने कभी पलटकर जवाब दिया। फिर भी पता नहीं क्यों माँ के दिल में उसके खिलाफ कैसा शक था जो उन्होंने ज्योति की जिंदगी नर्क बनाकर रख दी थी। इसी बीच मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया तो मैंने भगवान का शुक्र अदा किया और सोचने लगा कि अब ज्योति को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। वहां हम अब दोनों आजाद हो जाएंगे। ज्योति को भी माँ की बातों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि माँ तो अपना घर कभी नहीं छोड़कर जाएंगी, क्योंकि इस घर में पिताजी की यादें थीं और इस घर से माँ को बहुत ज्यादा लगाव था। मगर मैं इस बार भी गलत था। माँ ने अपना घर खुद तो नहीं छोड़ा और ना ही ज्योति को मेरे साथ जाने दिया। कहने लगी कि तुम छुट्टियों में आते जाते रहना, ज्योति कहीं नहीं जाएगी, यही मेरे साथ ही रहेगी। तुम तो काम पर चले जाओगे, तुम्हारे पीछे यह घर में अकेली होगी। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। और तुम्हारी पत्नी तो वैसे भी खुले हुए माहौल में पली बढ़ी है। आज के दौर में किसी का कोई भरोसा नहीं है। इधर पति घर से बाहर निकला, उधर पत्नियां अपने यार को बुला लेती हैं। मुझे माँ की इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। माँ प्लीज आप कुछ सोच समझकर बोला करें। ज्योति मेरी पत्नी है, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई इसके बारे में ऐसी बातें करें या इसके ऊपर गलत इल्जाम लगाए। पहली बार मैंने हिम्मत करके माँ को जवाब दिया, मगर उसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। इसके बाद माँ ने मुझे जो सुनाई वह सुनाई, मगर ज्योति के साथ उनका बर्ताव और ज्यादा बुरा हो गया था। ज्योति की आंखें आंसू से भरी हुई थीं। मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वह अपनी जिद की पक्की थी। इस तरह मैं तुम्हारी दीदी को अपनी माँ के साथ अकेला छोड़कर यहाँ दूसरे शहर में आ गया। मैं भी घर के हालात से बहुत ज्यादा तंग आ गया था। जब मैं घर में होता तो माँ ज्योति की शिकायतें करनी शुरू कर देती। कमरे में जाता तो ज्योति रोने वाली शक्ल बनाकर बैठी रहती थी। अब मैंने परेशान होकर उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया था और सोचता था कि अगली बार माँ को जबरदस्ती राजी करवा लूंगा कि ज्योति को मेरे साथ जाने दे। मगर जब मैं छुट्टियों में घर आ गया तो मुझे खुशखबरी मिली। माँ ने कहा, इस हाल में मैं कभी भी ज्योति को अकेले तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। अब ज्योति पूरे तरीके से माँ के रहमो करम पर आ गई थी और इस हालत में भी माँ ने उसे तंग करना बंद नहीं किया, बल्कि उसे इतना तंग किया उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। अब जब भी मैं घर वापस जाता तो ज्योति मुझसे कतराती थी, मेरे सामने नहीं आती थी, गंदे कपड़े पहनकर घूमती रहती थी, मुझसे बात नहीं करती थी। वह दिल ही दिल में मुझसे बहुत ज्यादा नाराज थी। एक दिन मैंने जबरदस्ती अपने साथ उसे रोक लिया और पूछा कि तुम क्यों मुझसे इतनी नाराज रहती हो? तब ज्योति बोली, इसीलिए क्योंकि मैं आपसे सच में तंग आ गई हूं। अब मुझे आपसे नफरत सी होने लगी है। मेरा आपसे बात करने को दिल नहीं करता। आप जब अपनी पत्नी का साथ नहीं दे सकते, उसका सहारा नहीं बन सकते, उस पर इल्जाम लगाने वाले लोगों को रोक नहीं सकते, सही या गलत नहीं बता सकते, वह मर्द किस काम का? ऐसे कमजोर मर्द से शादी करने से अच्छा था कि मैं कुंवारी ही रहती और सारी जिंदगी अपने माता पिता की दहलीज पर ही बैठी रहती। यह उसके लिए बहुत ही मुश्किल दौर था।
जिससे ज्योति गुजर रही थी, और मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने ज्योति का साथ नहीं दिया और उसे अकेला छोड़ दिया, और मेरी माँ ने उसे हर तरह से परेशान किया। वह एक बहुत मुश्किल दौर से गुजरी थी, वह माँ बनने वाली थी। इस समय मुझे उसका साथ देना चाहिए था, मगर मैं अपनी जॉब की वजह से घर से दूर था। घर में रहते हुए भी मैं अपनी माँ को रोक नहीं सकता था। जब हमारी संतान पैदा हुई तो ज्योति उस समय बहुत कमजोर हो गई थी, मगर अफसोस तब भी माँ को ज्योति पर तरस नहीं आया। माँ उस समय में भी उसे परेशान करती रही। माँ जब इस दुनिया से चली गई तब बहुत मुश्किलों से ज्योति कुछ बेहतर हुई। उसके माता पिता उससे बहुत दूर थे। फोन पर वो उनसे बात कर लेती थी, लेकिन वह इस बारे में उनसे कुछ नहीं कहती थी। विदेश में बैठे उसके माता पिता कहीं उसकी परेशानी सुनकर परेशान ना हो जाए और मैं अपनी जगह शर्मिंदा होकर रह जाता। माँ के जाने के बाद मैं ज्योति को अपने साथ इस शहर में ले आया, उसे प्यार दिया। तब धीरे धीरे वह नॉर्मल होती चली गई। सनी जब पैदा हुआ था उसे बहुत सी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि अब वह दोबारा माँ नहीं बन सकती। फिर वह समय के साथ साथ बिल्कुल ठीक हो गई, मगर अब कुछ फिर से वह अजीब से बर्ताव करने लगी। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि आप इन्हें किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाए। मुझे भी थोड़ा बहुत अजीब लगा, पर मैं ज्योति को समझा बुझाकर डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने उससे सब कुछ पूछा, कुछ टेस्ट वगैरह करवाएं। ज्योति से पूरी तरीके से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि ये ज़हनी तनाव का शिकार हो गई है, डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो गई है, और आपके आते ही खुद को अलग रूप में देखने लग जाती हैं। मैंने कुछ समय तुम्हारी दीदी के साथ समय गुजारा तो मैं सब कुछ समझ गया कि ज्योति पीछे चली गई है। जवानी में जब हमारी नई नई शादी हुई थी, अब हम इस उम्मीद में हैं कि तुम्हारी दीदी पहले जैसी एकदम ठीक हो जाए। अब हम सबको उसका बहुत ख्याल रखना है। जोटेर ने हमारे लिए इतना कुछ किया, अब हमारी बारी है कि हम सब मिलकर ज्योति के लिए कुछ करें। इन सब में गलती मेरी ही है। मेरी वजह से ही वो इतनी तकलीफ से गुजरी थी। उसने अपना बुरा समय नहीं भूला, जो उसकी जिंदगी का सबसे बुरा समय गुजरा था। यही वजह थी कि उम्र के इस हिस्से में पहुंचकर फिर से वह पीछे चली गई और दूसरे रूप का शिकार हो गई। जीजू की बातें मुझे बहुत परेशान कर गई थीं। वह वक्त गुजर गया था, मगर दीदी अभी भी उस बुरे समय में अटक कर रह गई थी और उसी में जी रही थी। मगर अफसोस, मैं अपनी दीदी को इस तकलीफ से नहीं निकाल सकती थी जिस तकलीफ को उन्होंने दोबारा महसूस किया। मैं अपनी दीदी का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। अब मैं उनकी बहुत दिलजोई करती थी, उन्हें अच्छा समय याद दिलाती थी, उसी की बातें करती थी, जीजू के साथ गुजरी हुई हंसी मजाक का वक्त याद दिलाती थी। हम सब एक साथ बैठकर मस्ती मजाक करते थे ताकि वह अपने असली रूप में वापस आ सके। हम सब मिलकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी माँ जैसी दीदी जल्दी से ठीक हो जा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।